हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल दैट इज़ BMLS एकेडमी। आज के हम वीडियो में एक टॉपिक कवर करेंगे जो कि BMLS कोर्स का है, सेकेंड सेमेस्टर का। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं उसका जो आज फर्स्ट वीडियो है सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स पे। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सेल्स के बारे में जानने से पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होता क्या है। उसके बाद हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। एनाटॉमी एक बायोलॉजिकल साइंस का ब्रांच होता है जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर के बारे में। हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं। जब उनके स्ट्रक्चर के, उनके बनावटी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसकी स्टडी को एनाटॉमी कहा जाता है। सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर कितने भाग हैं? ठीक है, एनाटॉमी को कितने भागों में बांटा गया है? फर्स्ट इज साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। इसके अंदर क्या पढ़ते हैं हम? स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं हम साइटोलॉजी में। हिस्टोलॉजी में स्टडी ऑफ टिश्यू स्ट्रक्चर। टिश्यू के स्ट्रक्चर की जब हम स्टडी करते हैं तो वो पढ़ाई क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ग्रॉस एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर विजिबल टू नेकेड आई। जो भी बॉडी पार्ट्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं हम नेकेड आई से देख सकते हैं उसको ग्रॉस एनाटॉमी कहा जाता है। सिस्टमिक एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम्स। किसी एक पर्टिकुलर बॉडी सिस्टम, फॉर एग्जांपल यूरिनरी सिस्टम या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, इन सब सिस्टम्स को जब हम पढ़ते हैं तो वो सिस्टमिक एनाटॉमी में आता है। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स विद हेल्प ऑफ एक्सरेज। जब हम एक्सरेज के हेल्प से स्ट्रक्चर्स देखते हैं, स्टडी करते हैं उसके बारे में, तो वो रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में आता है। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस एसोसिएट विद डिजीज। हम उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस को पढ़ते हैं जो कि किसी डिजीज़ की वजह से चेंज हो गया है। किसी बॉडी ऑर्गन्स में या बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं किसी डिजीज़ के होने की वजह से, तो वो होता है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में हम उसकी स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी, व्हाट इज़ फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी क्या होता है? ये एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस होता है। बायोलॉजिकल साइंस का एक ब्रांच होता है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? फंक्शंस एंड मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स, ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी, स्टोमक, इंटेस्टाइन, ये सब क्या है? हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं। इनकी जो फंक्शन की स्टडी होती है, इनके मैकेनिज्म की स्टडी होती है, उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। सब डिवीज़न ऑफ फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी को भी कई भागों में बांटा गया है। फिजियोलॉजी की भी डिफरेंट डिफरेंट पढ़ाई होती है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं। रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स के फंक्शन की जब स्टडी करते हैं वो रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी कहलाता है। रीनल फिजियोलॉजी, इसके नाम में ये है कि हम फंक्शन ऑफ किडनीज की स्टडी करते हैं। इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। जब हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं तो वो स्टडी किस में आता है? इम्यूनोलॉजी में। न्यूरोफिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। पैथोफिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शनल चेंजेस लिंक्ड विथ डिजीज। पैथोफिजियोलॉजी में अगर कोई भी हमारे सिस्टम में फंक्शनल चेंजेस हुए हैं, हाई या लो चेंजेस हुए हैं किसी डिजीज़ की वजह से, तो वो पैथोफिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट के फंक्शंस की स्टडी और ब्लड वेसल्स की स्टडी को कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी कहा जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्मोन्स एंड बॉडी फंक्शंस। हार्मोन्स की स्टडी को और डिफरेंट बॉडी फंक्शंस की स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी में स्टडी करते हैं। ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन कि एनाटॉमी में हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं एंड फिजियोलॉजी में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स के फंक्शंस की स्टडी करते हैं। लेट्स सी द स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का स्कोप क्या है? इसको पढ़ा क्यों जाता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज़ द बेस फॉर अंडरस्टैंडिंग द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स।
तो इसका स्कोप ये है कि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में, और ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट टू अंडरस्टैंड फिजियोलॉजी ऑफ डिजीज एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस। तो ये हमें किसको पढ़ने में मदद करता है, ह्यूमन एवोल्यूशन, और जो हमारे बॉडी में डिफरेंट चेंजेस होते हैं, डेवलपमेंट्स होते हैं, उनको स्टडी करने में हेल्प होता है। और किसी डिजीज़ को जानने के बारे में या फिर किसी पैथोलॉजिकल डिजीज़ की वजह से हमारे सिस्टम में जो चेंजेस आते हैं वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर ही हम पढ़ के जान सकते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट इज सेल। सो दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ आवर वीडियो। सेल क्या होता है? अ सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम क्लास 6 से पढ़ते हुए आते हैं, 5 से। सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल का इतना इम्पॉर्टेंट रोल होता है बिकॉज सेल से टिश्यू बनते हैं एंड टिश्यू से अदर ऑर्गन्स बनते हैं। सो मेन जो बेसिक रोल होता है वो सेल का होता है। सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाई रॉबर्ट हुक इन 1665। तो फर्स्ट सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। लेकिन जो फर्स्ट लिविंग सेल है वो एंटोन वैन ल्यूवेनहुक के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। देयर आर 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी में 200 से भी ज़्यादा, इट इज़ इनसेन दैट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू सेलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, बट इन्होंने उसकी खोज की थी। सो देयर आर 200, मोर देन 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। सेल बायोलॉजी और सेल साइटोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो जब हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी कहा जाता है। हियर यू कैन सी द क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल विद देयर पार्ट्स। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में। तो सेल को बेसिकली डिवाइडेड किया गया है दो मेजर पार्ट्स में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स के अंदर साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपार्टस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, न्यूक्लियस, इतने सारे पार्ट्स सेल ऑर्गेनल्स के अंदर आते हैं। लेट्स सी इन ब्रीफ टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द सेल। सो फर्स्ट पार्ट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो नॉन एज सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक थिन, फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक बैरियर होता है जो कि आउटर कवरिंग होता है सेल का, जो हमारे सेल के इंटरनल कॉम्पोजिशन को सेपरेट करता है फ्रॉम इंटरनल एनवायरनमेंट। ये एक प्रोटेक्शन का काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन that allows only few substances to pass through it. So ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, मेम्ब्रेन होता है जो कि कुछ सब्सटेंस को अलाउ करता है हमारे सेल्स के इंटरनल ऑर्गेनल्स में पास होने का। ये सबको पास नहीं होने देता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे सेल के अदर पार्ट्स को फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेल किस किस चीज़ों से बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन 20 to 60%, लिपिड्स 20 to 40%, जिसमें 75% क्या होता है? फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, एंड कार्बोहाइड्रेट्स 1 to 2%। प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। इसमें 2 लेयर्स होते हैं फॉस्फोलिपिड्स के। फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स हैव 2 पार्ट्स, एक हेड एंड अदर वन इज टेल। तो हेड का नेचर क्या होता है? ये हाइड्रोफिलिक होता है, एंड टेल इज हाइड्रोफोबिक और लिपोफोबिक। एक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो रोल होता है, जो फंक्शन होता है, हम उसके बारे में जानेंगे। सो प्रोटेक्शन ऑफ द सेल्स, सेल को प्रोटेक्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्ट एज बैरियर टू सेपरेट सेल्स इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम इंटरनल ऑर्गेनिज्म। सो हम ये एक बैरियर की तरह काम करता है जो कि हमारे इंटरनल सेल के इन्वायरमेंट को किससे सेपरेट करता है? एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म, कि कोई अदर हार्मफुल पार्टिकल एंटर ना कर सके हमारे सेल के अंदर और हमारे सेल्स के लिए वो हार्मफुल ना हो। गिव अ स्पेसिफिक शेप टू सेल बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड थिन इलास्टिक molecules. So
इट गिव्स अ स्पेसिफिक शेप टू द सेल, रेगुलेट एंड कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस। तो किसी सब्सटेंस के मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है और मेंटेन करता है। प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ अदर सब्सटेंसेस दैट कैन बी हार्मफुल फॉर सेल्स। तो जो भी सब्सटेंस होते हैं हमारे सेल्स के लिए हार्मफुल होते हैं, उसे ये एंटर करने से रोकता है। सो जो सेकेंड पार्ट है हमारे सेल का, वो है सेल ऑर्गेनल्स। सो सेल ऑर्गेनल्स के अंदर हमने देखा था कि कई सारी चीज़ें आते हैं, सब्सटेंस आते हैं। साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा जानेंगे। फर्स्ट वी विल सी साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म इज अ जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द होल सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, जेली टाइप सब्सटेंस होता है, जो कि पूरे सेल के बॉडी में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। द फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इन विच अदर सेल्स ऑर्गेनल्स that is ribosomes, mitochondria etc. are suspended is called cytosol और intracellular fluid। तो जो साइटोप्लाज्म में जैसे कि जेल लाइक सब्सटेंस होता है, तो इसका जो फ्लूइड पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का, जिसमें अदर सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सब धंसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। तो उस एरिया को क्या कहेंगे? साइटोसोल या फिर इंट्रासेलुलर फ्लूइड। साइटोसोल कंटेन्स वाटर 75 to 90%, इसमें वाटर होता है। आयंस होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड मैनी डिफरेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड सॉल्ट्स। इन सब चीज़ों से मिलकर साइटोसोल हमारा बना होता है। नाउ सी व्हाट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है? दीज आर टाइनी ग्रेन्यूल्स कंपोज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। तो ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं जो किससे मिलके बनते हैं? आरएनए से और प्रोटीन से। ये क्या रिलीज करते हैं, क्या सिंथेसाइज करते हैं? प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं एमिनो एसिड से यूजिंग आरएनए। तो आरएनए के हेल्प से एमिनो एसिड से ये प्रोटीन को रिलीज करते हैं और इसलिए इन्हें कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। हेंस दे आर ऑल्सो नॉन एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। ये दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट फ्री राइबोसोम्स एंड सेकेंड वन मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स। फ्री राइबोसोम्स बिकॉज प्रेजेंट फ्रीली इन साइटोसोल। ये साइटोप्लाज्म का जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है साइटोसोल, उसमें फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें फ्री राइबोसोम्स कहा जाता है। और जो दूसरा टाइप है मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स, ये अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। नाउ सी व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क होता है जो मेम्ब्रेन अटैच्ड विद द न्यूक्लियस। सो एंडोप्लाज्मिक अटैच्ड होता है न्यूक्लियस से, इसे एक नेटवर्क की तरह जाना जाता है, जो कि हेल्प करता है हमें ट्रांसपोर्टेशन में। किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन? एनी न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे सेल्स को किसी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट करता है। सेल ऑर्गेनल्स के नीचे जितने भी पार्ट्स होते हैं सेल के, जितने भी सब्सटेंस होते हैं सेल के, उन सब को ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दी आर ऑफ टू टाइप्स। तो ये भी दो तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्यों इसको कहा जाता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और ये फैट एंड ऑयल को रिलीज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक का जो नेचर होता है, ये राइबोसोम्स कंटेन करते हैं एंड ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल्स के अंदर आता है वो है गोल्जी अपार्टस, जिसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जा सकता है। इट इज़ प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के पास जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा वो क्या होता है? गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जी अपार्टस होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 to 6 फ्लैटेंड सैक्स, बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सिस्टर्न प्लेस्ड अपॉन ईच अदर। तो ये 4 से 6 इसमें क्या होते हैं? पतले पतले बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एज यू कैन सी इन द इमेज, दिस इज गोल्जी बॉडी। तो इसमें जो सैक्स हैं 1 2 3 4, ये एक दूसरे से चिपके होते हैं, अटैच्ड होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये क्या होता है? गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर है। दे द प्रोटीन मूव फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू गोल्जी अपार्टस। तो जो प्रोटीन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी अपार्टस तक ट्रैवल करता है। गोल्जी अपार्टस उस प्रोटीन का क्या करता है? स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है
और उस प्रोटीन को अक्रॉस सेल्स जो अदर सेल ऑर्गेनल्स हैं उन तक ट्रांसपोर्ट करता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस और गोल्जी बॉडी, और यू कैन से गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स के अंदर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल को किस नाम से जाना जाता है? पावर हाउस। सेल के पावर हाउस के नाम से इसे जाना जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। दो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर से मिलके सेल माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। आउटर मेम्ब्रेन जो स्मूथ होता है एंड इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड होता है। दे परफॉर्म सेलुलर रिस्पायरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? सेलुलर रिस्पायरेशन परफॉर्म करता है एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये एक एनर्जी रिलीज करता है विच इज़ यूज्ड टू फॉर्म एटीपी, एटीपी के फॉर्म में। एंड दिस एटीपी इज यूज्ड बाय परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। तो जो सेलुलर रिस्पायरेशन प्रोसेस परफॉर्म करता है माइटोकॉन्ड्रिया, एंड इस प्रोसेस के दौरान एक एनर्जी रिलीज होता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या करता है? जो अदर सेल्स होते हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ में एनर्जी लगता है वो एटीपी के थ्रू वो गेन करते हैं अदर सेल ऑर्गेनल्स। लाइसोसोम, सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स एज यू कैन सी इन द इमेज। ये है लाइसोसोम। तो इस क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड लाइक, ये कवरिंग बाउंड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल्ड होते हैं। इट हेल्प्स टू क्लीन सेल्स बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल्स एंड डैमेज सेल ऑर्गेनल्स। तो ये सेल में कैसे हेल्प करता है लाइसोसोम? ये जो बाहरी पार्टिकल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, फॉरेन मटेरियल्स होते हैं और जो डैमेज सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है और हमारी सेल को क्लीन रखता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। तो इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। यह आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट ऑर्गन्स सेल ऑर्गेनल्स इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, या फिर लाइसोसोम को किसी और नाम से क्या जानते हैं। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख जाएगा सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स। सो इसे क्यों कहा जाता है? बिकॉज व्हेन सेल ऑर्गेनल्स गेट डैमेज्ड, जब हमारा सेल का कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है तो जो लाइसोसोम है उन्हें बर्स्ट करता है, उन्हें बर्न करता है और डाइजेस्ट करता है होल सेल को। बिकॉज कोई भी हार्मफुल सेल अगर डैमेज्ड होता है तो वो हमारे सेल के लिए हार्मफुल होता है। कोई भी ऑर्गेनल्स अगर डैमेज होता है तो सेल के लिए हार्मफुल है। तो ये सुसाइडल बैग ऑफ द सेल जो है लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट करता है और हमारे सेल को क्लीन रखता है। सो द लास्ट सेल ऑर्गेनल्स इज न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज जनरली स्पेरिकल और ओवल इन शेप एंड इट इज़ द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादातर स्फेरिकल और ओवल शेप में होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड ये लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, हमारे सेल के अंदर सबसे ज़्यादा जो बड़ा स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ डन बाय द सेल। तो न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये कंट्रोल करता है जितनी भी एक्टिविटीज़ सेल के द्वारा की जाती हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। इसलिए इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी का जो ब्रेन है वो हमारा कमांड करता है कि हमें कब हैंड मूवमेंट करना है, ठीक, कब एंगर इश्यूज होते हैं, कब लेग मूवमेंट, व्हेन यू हैव टू स्टैंड, व्हेन यू हैव टू सिट, दीज ऑल एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन ऑफ आवर बॉडी। वैसे ही जो सेल्स हैं उसका जो ब्रेन है वो न्यूक्लियस होता है, जो कि सेल्स के ऑर्गेनल्स को कब क्या फंक्शन करना है वो कमांड करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट से मिलके बना होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको न्यूक्लियर एनवेलप भी कहा जाता है, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। लेट्स सी व्हाट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं, इट सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ये आउटर जो कवरिंग होता है, आउटर लेयर होता है, साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से सेपरेट कराता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट कंटेन्स पोर्स, इसमें पोर्स होते हैं, स्पेस होते हैं जो कि अलाउ करता है मटेरियल्स को ट्रांसफ़र होने में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म तक।
What is nucleoplasm? So it is a liquid ground substance covered by nuclear envelope. तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवलप है, वो किसको कवर करता है? न्यूक्लियोप्लाज्म को कवर करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस होता है एंड क्रोमैटिन फाइबर्स मटेरियल्स होते हैं। जो न्यूक्लियोलस होता है वो क्या फॉर्म करता है? राइबोसोम्स। एंड जो क्रोमैटिन मटेरियल्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं सेंट्रोसोम्स। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा ये समझने में कि सेल्स और सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं एंड एनाटॉमी फिजियोलॉजी में सेल्स का रोल क्या होता है। थैंक यू सो मच।